Assalamu alaikum. Dear student, today we are going to start a new topic is animal distribution. It is the third lecture of zoo geography. इसमें हम डिस्कस करेंगे कि एनिमल के डिस्ट्रीब्यूशन अर्थ के किस किस रीजन में प्रेजेंट है और इसमें कौन कौन से बैरियर्स हैं जो कि एक्ट करते हैं एनिमल्स की डिस्ट्रीब्यूशन में। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। डियर स्टूडेंट, एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि एनिमल्स अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, यानी कि एक जैसे पूरी अर्थ पे डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में जितने ऑर्गेनिजम्स हैं, जितना फाना और फ्लोरा है, उतना ही अमेरिका में या अफ्रीका में है, या फिर अफ्रीका में जो फाना और फ्लोरा है वही पाकिस्तान में है या डिफरेंट रीजन्स में है। ये एनिमल्स और प्लांट की डिस्ट्रीब्यूशन, इनवर्टिब्रेट की डिस्ट्रीब्यूशन अर्थ के डिफरेंट रीजन्स में अनइवन है, यानी कि एक जैसी नहीं है। इसके डिफरेंट कॉजेस हो सकती हैं और इसकी हम देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो मेजरली कितनी टाइप की डिस्ट्रीब्यूशन है। मेजरली डिस्ट्रीब्यूशन की 4 टाइप्स हैं। द फर्स्ट वन इज कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड इज डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, third is endemic distribution and fourth one is bipolar distribution. One by one हम सबको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन। डियर स्टूडेंट, कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसको हम यूरोटॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं या फिर वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, यानी कि इसमें कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि पूरी दुनिया में प्रेजेंट हैं और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो पूरी दुनिया में प्रेजेंट हैं, अर्थ के हर रीजन में प्रेजेंट हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन। देखें, यहाँ पे है कि a few animals are distributed throughout the world in all climatic zone, यानी कि कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो पूरी दुनिया में प्रेजेंट हैं और जहाँ जैसी भी आबोहवा है, जैसी भी क्लाइमेट है, हर क्लाइमेट में वो ऑर्गेनिजम्स खुद को अडॉप्ट कर लेते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन में आते हैं, दे हैव हाई एबिलिटी टू अडॉप्ट, they can adopt every condition, they can adopt every atmospheric conditions to adjust in that particular environment. इसलिए हम इन ऑर्गेनिजम्स को कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन में रखते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल है ह्यूमंस। आपने देखा होगा ह्यूमंस जो है, they are present in Pakistan, they are present in India, Africa, Australia, UK, in every region of the world humans are present, and humans are the best example of cosmopolitan distribution. But humans के साथ साथ there are different animals like rats, bats, hawks, cuckoos, earthworm. These all organisms are also present worldwide, so they are classified in cosmopolitan distribution. सेकेंड इज डिसकॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। डियर स्टूडेंट, डिसकॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि अर्थ के कुछ रीजन्स में प्रेजेंट हैं, उसके बाद बाकी कुछ ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे ये प्रेजेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, 3 रीजन्स हैं जो कि आपस में पहले कनेक्टेड थे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फॉर एग्जाम्पल, सेकंड जो मिडल रीजन है उसमें अगर ऑर्गेनिजम्स एब्सेंट हो और फर्स्ट और थर्ड में प्रेजेंट है, तो इसका मतलब है कि ये डिसकॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है। देयर कुड बी डिफरेंट रीजंस फॉर डिसकॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, मे बी different mountains, different oceans that act as a barrier for the distribution of animals, that cause the animals to distribute discontinuously. और डिसकॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन वाले ऑर्गेनिजम्स को हम एस्थेनोटॉपिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। अब हम डिफरेंट एग्जांपल्स देखते हैं जो कि डिसकॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन की है। सबसे पहले हम मैमल्स देखते हैं जो कि डिसकॉन्टिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट है इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। द फर्स्ट वन इज थापिड, जो कि बिलोंग करता है टेप्रिडाई फैमिली से। It has 4 species and it is only present in South Central America, but one species of tapir is present in Malaysia. Second is camels. Camels की एक genus है, ठीक है, और true camels are present by another genus is Camelus is the true genus of the camels, and the other genus is Lamella, Lillama you can say, or Lama.
लेमा भी कह सकते हैं आप, लेमा भी कह सकते हैं, विच इज प्रेजेंट ओनली इन साउथ अमेरिका। देख, अगर तो ये ऑर्गेनिज्म जो कि कैमल इज ट्रू कैमल है, अगर ये पूरी दुनिया में प्रेजेंट होता है, इट will be cosmopolitan distribution, but it is confined in certain region of the world. So we can say the camels is discontinuously distribute after asthenotropic distribution. Here, other mammals that show discontinuous distribution is rhinoceros, which is present in India and Africa, but not present in the regions between India and Africa. ठीक है, उसके बाद है Elephantidae, in which elephants have two genera, Loxodonta, which is present only in Africa, while the elephants, it is present only in India, Burma, Sri Lanka, Bangladesh, Indonesia, and Vietnam. Then marsupial mammals, they have 8 families, and marsupial mammals are actually pouched mammals. Pouched mammals मतलब ये है कि अपने जो यंग वन को अपने पाउच में रख, अपने एब्डोमेन में रखते हैं, एब्डोमेन के बाहर एक पाउच बनाते हैं, जैसे कि कैंगरू जो है वो मार्सोपियल है, और ये सारे के सारे कन्फाइन है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में ही प्रेजेंट है, इसके अलावा ये कहीं पे भी प्रेजेंट नहीं है। और इसके अलावा ऑप्सम जो है, इट इज प्रेजेंट इन नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। डियर स्टूडेंट, देयर कुड बी डिफरेंट रीजंस कि ये डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूट है। इसका मतलब है कि इन ऑर्गेनिज्म की जो अडॉप्टेबिलिटी है वो डिफरेंट इन्वायरमेंट में नहीं है, इनकी जो फीडिंग हैबिटेट है वो स्पेसिफिक है, जो कि इसी रीजन में है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मार्सुपियल सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में है, हो सकता है कि जो मार्सुपियल्स हैं उनको ऑस्ट्रेलिया की क्लाइमेट ही सूट करती है, अगर ये डिफरेंट रीजन्स में जाएंगे तो वहां की क्लाइमेट इनको डिक्लाइन कर सकती है, एक्सटिंक्ट कर सकती है। हो सकता है कि ये एक स्पेसिफिक फीड के ऊपर, एक स्पेसिफिक डाइट के ऊपर फीड करते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में प्रेजेंट है। अगर ये डिफरेंट रीजन्स में जाएंगे तो वहां पर इनकी पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी और एक्सटिंक्ट हो जाएगी, इसलिए इनमें अडॉप्टेबिलिटी कम होती है और ये कन्फाइंड ही रहते हैं। Here is the two elephants, African elephant and Asian elephant. There are some differences, as the African elephant have large ear, while the Asian elephant has small ear. Head is a single dome, while the Asian elephant has one and two domes. इसका जो साइज है वो ज्यादा होता है और इसका जो साइज है वो कम होता है। Here is Indian rhinoceros and African rhinoceros. Dear student, हो सकता है कि ये जो राइनोसोर है पहले किसी एक ही रीजन में प्रेजेंट था, लेकिन किसी बैरियर की वजह से ये इनकी डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट रीजन्स में हो गई है, ठीक है। और फिर जाके इस राइनोसोर ने, जैसे इंडिया वाला राइनोसोर है और अफ्रीका वाला राइनोसोर है तो ये राइनोसोर, लेकिन इसने अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से खुद को अडॉप्ट कर लिया और इसने अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से खुद को अडॉप्ट कर लिया, ठीक है। तो इसीलिए अपनी स्ट्रक्चर और फंक्शंस और बाकी चीजों को इसने अपने माहौल के मुताबिक अडॉप्ट किया ताकि वहां पे ये सरवाइव कर सके, और अफ्रीकन वाले ने अपने माहौल के मुताबिक खुद को अडॉप्ट किया ताकि वो अपने इन्वायरमेंट में अडॉप्ट करे। तो इस तरह से इनमें वेरिएशन आ गई है, ठीक है। तो इसलिए हमें ये डिफरेंस नजर आ रहा है, दे आर बिलोंग टू सिंगल जीनस, लेकिन बाद में उन्होंने अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से खुद को अडॉप्ट किया। हियर इज कैमल एंड लेमा, जो कि आपको नजर भी आ रहा है यहाँ पे। कैमल और लेमा जो है इसमें भी इन्होंने अपने एटमॉस्फेयर के हिसाब से खुद को अडॉप्ट किया और स्ट्रक्चरल फंक्शनल बिहेवियर अडोप्टेशंस टू फिट इन दैट पर्टिकुलर environment so they can survive fit in environment. Here some examples of discontinuous variations of birds, reptiles, and amphibians. Birds are ratitae, a flightless bird, and it is also an example of discontinuous distribution. Ostrich, which is present only in desert of Africa and Saudi Arabia. Then Riha, it is present in South America. Kosovari and emus, it is also a फ्लाइटलेस बर्ड जो कि न्यू गैनिया में प्रेजेंट है, और कीवी जो है ये सिर्फ और सिर्फ न्यूजीलैंड में प्रेजेंट है। रेप्टाइल्स भी हैं कुछ, जैसे कि एलिगेटर्स जो है, क्रोकोडाइल, ये साउथ अमेरिका और चाइना में प्रेजेंट है। कुछ एम्फीबियंस भी हैं जो कि कन्फाइंड हैं डिफरेंट रीजन्स में, और इसमें से ये नॉर्थ वेस्ट अमेरिका और न्यूजीलैंड में कन्फाइंड है। कुछ फिशेस भी हैं जो कि डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएशंस को शो करती हैं, जैसे कि लंग फिश। This group is represented today by only 3 living genera, or which are confined to southern land masses. Lungfishes are confined to southern land masses. इसमें
Protopotaris, it is confined to Africa. Lepidosiren, it is confined to South America. Neoceratodus, it is confined to Australia. And these history shows that the worldwide distribution in Devonian period being represented in India, North America, and Africa. Here you can see the distribution of lungfishes in Africa, America, Australia. Invertebrate distribution is earthworm which is belong to genus Notodralis, और ये भी discontinuous distribution को show करता है क्योंकि ये न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, सॉर्दर्न टिप ऑफ साउथ अमेरिका और साउथ अफ्रीका में प्रेजेंट है. और दूसरी एग्जांपल इंपॉर्टेंट है पेरिपेटस, एंड this peripatus is a connective link between phylum Arthropoda and phylum Annelida, क्योंकि इसके पास करेक्टर phylum Arthropoda वाले भी हैं और Annelida वाले भी हैं. तो ये कनेक्टिव लिंक है इन दोनों के बीच में, और ये सिर्फ और सिर्फ ट्रॉपिकल अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, मलेशिया में और न्यूजीलैंड में प्रेजेंट है. Second most important distribution is bipolar distribution. Bipolar distribution, dear student, it means कि कुछ ऐसे organisms हैं जो कि कोल्ड इन्वायरमेंट में कन्फाइंड है, वो वार्म इन्वायरमेंट में नहीं आ सकते. तो वो कोल्ड इन्वायरमेंट से जब भी वार्म इन्वायरमेंट में आएंगे उनकी बॉडी टेम्परेचर को बेयर नहीं कर सकेगी और अल्टीमेटली वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, उनमें मोर्टेलिटी हो जाएगी. तो बायपोलर का मतलब है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ और सिर्फ कोल्ड इन्वायरमेंट में होते हैं उनको हम बायपोलर डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं. और इसमें एग्जांपल्स आप कह सकते हो कि मेरीन फिश जो है वो बास्किंग शार्क, इसकी एग्जांपल है मेरीन मैमल, व्हेल एंड डॉल्फिन, मेरीन इनवर्टिब्रेट मसल एंड क्रैब. It is a specific type of discontinuous distribution because these organisms are present only in cold environment. Discontinuous distribution is one of the most interesting and puzzling problem of biogeography, and it has a very important significance. देखें जो डिसकॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें ऑर्गेनिजम्स में चेंज आ जाता है, अडॉप्टेबिलिटी आ जाती है, वेरिएशंस आती हैं, तो जेनेटिक वेरिएशन आ जाती है. जितनी ज्यादा जेनेटिक वेरिएशन होगी उतना ही एवोल्यूशन के लिए अच्छा है. तो डिसकॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन का जो सिग्निफिकेंस है वो है genetic variation. It can only be explained by considering the nature and distribution of animal in past epochs in relation to geographical history of ancient sea and land masses. Distribution is dynamic process and distribution of animal groups today will not be the same in future. उसने कहा है कि जो distribution past में थी वो present में वैसी नहीं है. इसका मतलब है जो present में है वो future में भी वैसी नहीं रहेगी, वो change हो जाएगी. कुछ organism हो सकता है कुछ changes आए, फॉर एग्जाम्पल कोई फ्लड आ गया, कोई माउंटेन है, कोई डिजास्टर आ गया जिसकी वजह से जो एनिमल्स हैं वो डिफरेंट रीजन्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, और फिर हर ऑर्गेनिज्म जिस रीजन में जाता है वो उसी इन्वायरमेंट में जाके खुद को अडॉप्ट कर लेता है. अगर वो अडॉप्ट करेगा तब ही वो खुद को सर्वाइव कर सकता है, अदरवाइज वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा. तो जब एक ही जहाँ सारे ऑर्गेनिज्म जो पहले एक ही रीजन में थे बाद में वो डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में चले गए, तो इसका मतलब है वो हर एक अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से खुद को चेंज कर लेता है. इसका मतलब है जेनेटिक वेरिएशन उसमें आ जाएगी, और यही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एवोल्यूशन का. सक्सेशन ऑफ फाना, इसमें भी यही बताया कि एवोल्यूशन के हिसाब से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इसमें अडॉप्टिव ग्रेडिएशंस आ जाएंगी, एक्सटिंक्शन ऑफ सर्टेन एनिमल्स. एडॉप्टिव ग्रेडिएशंस का मतलब यही है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो खुद को डिफरेंट रीजन्स में जाके अडॉप्ट कर लेते हैं. एंड द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डार्विन्स फिंचेस दैट ही वाज कलेक्टेड इन साउथ अमेरिका. उसने 13 फिंचेस को कलेक्ट किया था जो पहले एक ही रीजन में थी, बाद में वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई और हर एक ने खुद को अडॉप्ट कर लिया डिफरेंट इन्वायरमेंट के हिसाब से, और सारी की सारी जो पहले एक जैसी थी बाद में वो उनकी बीक की शेप क्या हो गई, डिफरेंट हो गई. These are all significance of discontinuous distribution. देखिए जो डिसकॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें कंपटीशन कम होगा क्योंकि वो ऑर्गेनिज्म एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में है, वहां पे कोई और ऑर्गेनिज्म नहीं होगा, तो अपनी पसंद का फूड खा सकती है, मेटिंग कर सकती है, कंपटीशन के चांसेस लेस होंगे. और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि एक ही जगह पे हैं बहुत सारे हैं उनमें कंपटीशन का ज्यादा होगा, लिविंग स्पेस भी ज्यादा होगी, और जो है उसमें हर चीज
फूड कम होगी, और ये जो सारी चीजें हैं उसमें ज्यादा होंगी एज कम्पेयर टू डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस इन डिस्ट्रीब्यूशंस. Here is a bridge that shows between Asia and North America. ये जो लैंड ब्रिजेस हैं ये शो कर रहा है यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिज्म है. इसका मतलब है यहाँ पे कुछ कॉमन है, यहाँ पे भी. और ये जो कॉमन ऑर्गेनिज्म है दे आर ड्यू टू लैंड ब्रिजेस. और ये जो लैंड ब्रिज है ये माइग्रेटरी रूट के तौर पे एक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से माइग्रेटरी रूट जो है वो यहाँ वाले ऑर्गेनिज्म को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है. Animals with discontinuous distribution are generally number of groups of ancient animals which had a worldwide distribution in geological past, and therefore they are referred as relics of the past. A scientist, Darlington, इन्होंने ये कहा कि जो डिसकॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं कि ऑर्गेनिजम्स डिसकॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट क्यों है. पहली रीजन हो सकती है एक्सटिंक्शन हो गई हो. दूसरी रीजन हो सकती है कि प्रीडेटर वहां पे हो. तीसरी रीजन हो सकती है कि माइग्रेशन की वजह से जो ऑर्गेनिज्म है वो जो है क्या हो गया, उसमें डिसकॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन हो गई है. तो ये डिफरेंट तीन मेजर रीजंस हैं. इंडेमिक का मतलब होता है वहां जो चीज जहां से ओरिजिनेट हुई है वो वहां पे ही रहे, तो इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम इंडेमिक डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं. विच आर रिस्ट्रिक्टेड टू पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट आर पार्ट ऑफ द फिट आर कॉल्ड इंडेमिक स्पीशीज. फॉर एग्जांपल जिराफ आर कन्फाइंड टू अफ्रीका ओनली एंड आर फाउंड समवेयर एल्स इन वर्ल्ड. दस फैमिली ग्राफिडाई इज रेफर टू इंडेमिक एज अफ्रीका, क्योंकि ये वहां पे ही ओरिजिनेट हुई थी और ये वहां पर ही प्रेजेंट है, इसलिए इसको हम इंडेमिक स्पीशी कहते हैं. And 90% of oceanic island fauna and flora consist of endemic species. The second important part of our lecture is barriers of dispersal. Dear student, barriers of dispersal का मतलब है कि ऑर्गेनिजम्स डिस्ट्रीब्यूट होना चाहते हैं लेकिन कुछ बैरियर्स हैं जो कि एक्ट कर रहे हैं और जिसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पा रही. तीन मेजर बैरियर्स हैं. द फर्स्ट इंपॉर्टेंट मेजर बैरियर इज the first important barrier is physical barrier, second is climatic barrier, and third is biological barrier. फिजिकल बैरियर जो है इसमें क्या आ जाएगा, माउंटेन, वाटर बॉडीज, डेजर्ट. ये स्टूडेंट देखें, माउंटेन्स जो है फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक है हमारे पास रीजन और यहाँ पे हमारे पास दूसरा रीजन है. ठीक है, पहले ये पूरा रीजन एक साथ था, अब किसी डिजास्टर की वजह से यहाँ पे माउंटेन बन गई है. ठीक है, इस माउंटेन की वजह से ये जो पूरे ऑर्गेनिज्म जो एक पहले बैरियर था, इन्होंने ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट रीजन्स में डिवाइड कर दिया. ठीक है, तो अब ये माउंटेन की वजह से जो यहाँ वाली ऑर्गेनिज्म है वो यहाँ नहीं जा सकती और जो यहाँ वाली ऑर्गेनिज्म है वो यहाँ पे नहीं जा सकते. तो इसका मतलब है कि माउंटेन भी एक बैरियर है जो कि फिजिकल बैरियर है. फिर है वाटर बॉडीज. वाटर बॉडीज मतलब ये कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पूरा कॉन्टिनेंट है जो कि यहाँ पे लाइफ है, अचानक से यहाँ पे फ्लड आ गया. ठीक है, या रिवर्स बहुत ज्यादा बन गए हैं, तो इस रिवर की वजह से जो लैंड ऑर्गेनिज्म है उनके लिए ये बैरियर है, लेकिन जो इक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है उनके लिए ये मोड ऑफ डिस्पर्सल है. ठीक है, जो डेजर्ट है इट इज ऑल्सो अ बैरियर, और जो डेजर्ट है वो लैंड ऑर्गेनिजम्स के लिए तो बैरियर नहीं है, लेकिन जो वाटर या इक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है उनके लिए ये बैरियर है. हाई माउंटेन रेंज आर इफेक्टिव टोपोग्राफिक बैरियर. फिजिकल बैरियर को हम टोपोग्राफिक बैरियर भी कहते हैं, जो कि एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्पर्सल एनिमल डिस्पर्सल या डिस्ट्रीब्यूशन में प्रिवेंशन कॉज करती है. जैसे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ माउंटेन इज हिमालयन माउंटेन. ठीक है, विच इज प्रेजेंट इन बिटवीन इंडिया एंड यूरेशिया. On southern side, moist hot plain of India have elephant, rhinoceros, tiger, deer and peacock etc. जबकि जो उसकी नॉर्दर्न साइड है उसकी साइड पे क्लाइमेट टेम्परेट है, यानी कि बहुत ज्यादा ना तो गर्मी है और बहुत ज्यादा ना तो सर्दी है. इसका मतलब है जो यहाँ पे ऑर्गेनिज्म है वो यहाँ पर नहीं है और जो यहाँ पर है वो यहाँ पे नहीं है. इसका मतलब है इस माउंटेन की वजह से इन दोनों की क्लाइमेट भी चेंज हो गई है और ऑर्गेनिज्म का जो नंबर है वो भी और ऑर्गेनिज्म की टाइप भी डिफरेंट हो चुकी है. Here you can see on the map the water bodies, large water bodies like vast ocean या channel. जैसे कि मैंने पहले कहा
के जो ओशंस और चैनल्स हैं, ओशन है, रिवर्स हैं, लेक्स हैं, ये भी बैरियर के तौर पे काम करेंगी इन ऑर्गेनिजम्स के लिए, एम्फीबियंस के लिए, रेप्टाइल्स के लिए और मैमल्स के लिए। एग्जाम्पल है यहाँ पे मोजाम्बिक चैनल विच सेपरेट मदास्कर आइलैंड फ्रॉम इट मेन लैंड अफ्रीका अफ्रीका, और ये 40 किलोमीटर वाइड है, yet the fauna of two regions is quite different. Modern amphibians and freshwater fishes are prevented from dispersal by large bodies of the water. Salt water for birds and bats water bodies are not barrier to dispersal. क्यों? क्योंकि ये फ्लाई कर सकते हैं, कोई भी बैरियर होगा तो ये उसको क्रॉस कर सकते हैं because they can fly. Here is desert. Extensive hot and dry desert of the world are an effective barrier to animals which are unable to survive under such a hostile conditions. बैरियर मतलब ये कि कुछ ऑर्गेनिज्म नॉकटर्नल होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो डायर्नल होते हैं। जो ऑर्गेनिजम्स नॉकटर्नल हैं वो हार्श इन्वायरमेंट में सरवाइव नहीं कर सकते, और जो कोल्ड वाले हैं वो उस इन्वायरमेंट में सरवाइव नहीं कर सकते, और हॉट वाले भी, हॉट वाले कुछ उसमें अडोप्टेबिलिटी होगी, लेकिन जो कोल्ड वाले हैं वो सरवाइव नहीं कर सकते। और इसकी बेस्ट एग्जांपल है सहारा डेजर्ट, जो कि इथोपिया और पलियार्टिक रीजन के बीच में एक बैरियर है। इन सॉर्दर्न एनिमल गोरिल्ला, जेब्रा, जिराफ, elephant, dinosaur present in north side, goat, pigs, oxen are present. तो ये भी एक क्या है, एग्जाम्पल है या एक बैरियर है डेजर्ट, जो कि फिजिकल बैरियर है। सेकेंड इज क्लाइमेट्रिक बैरियर। डियर स्टूडेंट, क्लाइमेट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म चेंज इन सीजन। लॉन्ग टर्म चेंज को हम क्लाइमेट कहते हैं, और जो शॉर्ट टर्म चेंज होता है उसको हम वेदर कहते हैं। देखें, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और लाइट आर इम्पोर्टेंट क्लाइमेटिक बैरियर। टेम्परेचर कैसे है कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो बहुत ज्यादा कोल्ड इन्वायरमेंट में होते हैं, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कि हॉट इन्वायरमेंट में। फॉर एग्जाम्पल, एक एनिमल है जो कि 12 डिग्री सेंटीग्रेड पे सर्वाइव करता है, it will never survive on 40 degree centigrade. And if organism can survive only on 40 to 55 degree centigrade, he will never survive on 12, 15 और 10 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब है कि टेम्परेचर भी एक बैरियर है। तो जो स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म है वो उसी टेम्परेचर पे सर्वाइव कर सकता है, वो उसमें टॉलरेट या एडोप्टेबिलिटी नहीं होगी तो वो सर्वाइव नहीं कर सकता। तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल आर नॉट फाउंड ऑन द पोल्स। अब जो कोल्ड ब्लडेड है वो पोल्स पे प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि पोल्स के ऊपर टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम है। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स जो है वो ट्रॉपिक्स में है, क्योंकि ट्रॉपिक्स में बहुत ज्यादा क्या है, टेम्परेचर ज्यादा होता है। देयर डाइवर्सिटी एंड नंबर डिक्रीज एज दे मूव टू टेम्परेट रीजन। जब वो टेम्परेट में जाएंगे तो उनका नंबर कम हो जाएगा, क्योंकि इनका टेम्परेचर, क्योंकि ये ट्रॉपिकल में है, ट्रॉपिकल में टेम्परेचर ज्यादा होता है, टेम्परेट में टेम्परेचर कम है। इसका मतलब है ज्यादा टेम्परेचर वाले रीजन में ही ये सर्वाइव कर सकते हैं, जब ये कम टेम्परेचर वाले रीजन में आएंगे तो ये सर्वाइव नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि टेम्परेचर भी अफेक्ट करता है, टेम्परेचर भी एक बैरियर है। ह्यूमिडिटी, कुछ ऐसे मैमल्स हैं जो कि हाई ह्यूमिडिटी में रहते हैं, कुछ ऐसे मैमल्स हैं जो कि ड्राई इन्वायरमेंट में होते हैं। अगर आप ड्राई इन्वायरमेंट वाले ऑर्गेनिज्म को ह्यूमिडिटी में रख दो तो वो सर्वाइव नहीं कर सकता, और अगर आप हाई ह्यूमिडिटी वाले को यहाँ पे रख दो ड्राई में तो वो सर्वाइव नहीं कर सकता। ठीक है। सम मैमल्स आर फाउंड ओनली अंडर वेरी ह्यूमिड कंडीशंस व्हाइल अदर प्रेफर ड्राई हैबिटेट। Many septarian species like centipedes and millipedes are found only in damp soil and can not survive if exposed to dry condition for a long time. Likewise, the increase in moisture renders a region unsuitable for the species which are adapted to dry habitat. इसका मतलब है कुछ species dry environment में रह सकती हैं, कुछ moist में, तो ये भी एक barrier है। Light is important barrier. Light directly affects several activities of animal like growth, locomotion, migration, and dispersal. Light has a profound effect on aquatic habitat. Light penetration in water bodies affect the distribution of plant and subsequently the distribution of animals in lakes and oceans. Copepod and zooplanktons exhibit circadian rhythm by showing diurnal changes in their vertical distribution. On other land, the light has an indirect effect on animal dispersal since it control the growth and variety of vegetations. The most important is biological barrier. It affect the vegetation type of animal dispersal and affect of various interactions among animal groups on their dispersal. डियर स्टूडेंट, बायोलॉजिकल बैरियर का मतलब है कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि
एक ही जैसी फूड के ऊपर फीड करते हैं, यानी कि कुछ हेर्बीवोर होते हैं, कुछ कार्निवोर्स हैं, और कुछ जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ ओमनिवोर्स हैं, कुछ ओमनिवोर्स हैं, ठीक है। तो जो एक स्पेसिफिक डाइट के ऊपर फीड करता है और उसको अपने इन्वायरमेंट में वो फूड ना मिले तो वो खत्म हो जाएगा, वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये बायोलॉजिकल बैरियर है। जैसे कि वेजिटेशन अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स डायरेक्टली एज वेल एज इनडायरेक्टली। वेजिटेशन कैसे एक्ट करेगी? कि फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनिज्म एक जगह है, वहां पे बहुत ज्यादा वेजिटेशंस हैं, वहां पे बहुत ज्यादा पूरा फॉरेस्ट है। तो वो जो फॉरेस्ट है वो लिविंग हैबिटेट है मंकीज के लिए, गोरिल्लाज के लिए। वहां पे वो रहते हैं, वहां पे वो फीड करते हैं। लेकिन वो बैरियर है किन के लिए? वो जो इक्वेटिक है और जो लैंड ऑर्गेनिज्म है उनके लिए ये एक बैरियर है। प्लांट नॉट ओनली प्रोवाइड फूड टू एनिमल बट स्पेसिफिक टाइप ऑफ हैबिटेट, ठीक है। अब जो वेजिटेशन है, जो फॉरेस्ट है, वो ना सिर्फ उन मोंकीज को, गोरिल्लास को हैबिटेट प्रोवाइड कर रहा है, बल्कि उनको फूड भी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। द एनिमल प्रेजेंट इन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट आर एडॉप्टेड टू देयर पर्टिकुलर इन्वायरमेंट. European crested tits, for example, live only in coniferous tree, and many kinds of insect are dependent on particular species of plant for their food. ठीक है। अब अगर आप फॉरेस्ट को खत्म कर देंगे तो इसका मतलब है monkeys, gorillas will extinct. इसके अलावा कुछ ऐसे इंसेक्ट हैं जो कि एक पर्टिकुलर टाइप के प्लांट पे फीड करते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाया है कि कोनिफेरस ट्री पे ही कुछ इंसेक्ट फीड करते हैं। अगर इस इंसेक्ट को की फीड यानी कि कोनिफेरस ट्री को आप खत्म कर दोगे तो ये इंसेक्ट अल्टीमेटली खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इनको खाने के लिए फूड ही नहीं मिल रहा। तो ये एक स्पेसिफिक फीड पे ही फीड कर सकते हैं, जो नहीं होगी तो वो सरवाइव नहीं कर सकता। तो ये एक बायोलॉजिकल बैरियर है, ठीक है। उसके बाद है सम मैमल स्पीशीज आर मोनोफेजिक, फॉर एग्जांपल वो सिंगल टाइप ऑफ फूड पे फीड करती हैं, जैसे कि पांडा लिव्स इन फॉरेस्ट एंड फीड ऑन यंग बैम्बू शूट ओनली। जो बियर है वो ऑस्ट्रेलिया में है और ये सिर्फ और सिर्फ यूकलिप्टस लीफ पे फीड करते हैं, और मोनोफेजिक स्पीशी वुड नॉट सर्वाइव इफ देयर फूड इज नॉट अवेलेबल, ठीक है। और ये भी एक बायोलॉजिकल बैरियर है। Lack of vegetation also barrier of many animals very efficiently. Many primates जैसे कि monkey है, gibbon है, chimpanzee है, inhabit forest where trees serve as to provide food, shelter and efficient mode of locomotion. The dense forest, अब जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये बैरियर है जो कि लैंड ऑर्गेनिजम्स हैं और जो इक्वेटिक हैं उनके लिए बैरियर है, लेकिन जो आर्बोरियल है उनके लिए मोड ऑफ डिस्पर्सल है और मोड ऑफ लाइफ है, अच्छा है उसके लिए। कुछ ऑर्गेनिज्म के लिए मोड ऑफ बैरियर भी होता है, जैसे कि यहाँ पे ऑर्गेनिज्म ये यूकलिप्टस ट्री, अगर ये प्लांट होगा, सफेदे का दरख्त होगा, तब भी ये फीड करेगा, अगर नहीं होगा तो ये फीड नहीं करेगा, ये सर्वाइव खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसके पास इसकी स्पेसिफिक फूड ही नहीं है। और जो पांडा है वो सिर्फ और सिर्फ बैम्बो शूट के ऊपर फीड कर सकता है। Then various type of interaction among different groups of animals also regulate their dispersal, such as animal prey on one another. For example, carnivore जो है वो जाहिर है predator है, जो कि अपने prey के ऊपर फीड करता है, और जब वो prey के ऊपर फीड करेगा तो वो जो जो ये है वो अल्टीमेटली खत्म हो जाएगा। कुछ पैरासिटिक होते हैं जो कि उसको होस्ट को खत्म कर देते हैं, और कुछ में कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है फूड के लिए, रेस्टिंग के नेस्टिंग के लिए, ब्रीडिंग के लिए। तो उस कंपटीशन में जो वीक ऑर्गेनिजम्स हैं दे ऑल विल एक्सटिंक्ट, एंड द ऑर्गेनिज्म विच आर स्ट्रॉन्ग विल सर्वाइव, और अल्टीमेटली उनकी जो स्पीशीज हैं वो भी खत्म हो जाएंगी। आई होप आज का लेक्चर आपके लिए बहुत वैल्यूएबल होगा। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। स्टे कनेक्टेड, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।